आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स में वीडियो पहले ही बना रखा है, जैसे वृत्त पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर। नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हो। फिलहाल हम आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। और पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आप सब इससे परिचित हो गए, आप सब बनाए भी होंगे। मैं आपको इस वीडियो में थ्योरी डील करूंगा पहले, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पर लेकर चलूंगा। मैं कह सकता हूं कि आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको कोई से भी क्वेश्चन में एक जरा भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे चैप्टर का नाम है, मैं डील करना स्टार्ट करता हूं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं में दो टर्म लिखा हुआ है, एक है वास्तविक और दूसरा है संख्याएं। वास्तविक को अंग्रेजी में रियल कहते हैं और संख्याएं के लिए नंबर्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर का नाम तो आप देख ही लिए होंगे कि रियल नंबर्स है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब नंबर्स क्या, संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए कुछ चीज़ों का अध्ययन करना होगा, जिसका अध्ययन आपको खुद से कर लेना। मैं हल्का फुल्का सब पर बोलता चलूँगा, आप चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहला चीज़ आपको संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो संख्या क्या होता है? तो संख्या एक अंदाज होता है जो किसी भी प्रश्न के जवाब को हमें बताती है, या फिर हमें किसी भी प्रश्न के जवाब पता चलता है किससे? संख्या से। ठीक है, और आप संख्या को अंक भी बोल सकते हो। और अंक कितने प्रकार के होते हैं? तो अंक होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सा? अंक दो प्रकार का, पहला नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं सार्थक अंक, और दूसरा नंबर असार्थक अंक। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहला चीज संख्या क्या होता है? संख्या एक अंदाज होता है जो किसी भी प्रश्न के उत्तर को दर्शाती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि संख्या किसी भी समूह में वस्तुओं की कुल मात्रा को बताती है कि उस समूह में कितनी वस्तुएं हैं। जैसे आप एक पैकेट पेन लो तो उसमें आपको मिलेगा 5 पेन है उसमें, तो आपको एक नंबर मिलेगा क्या? 5। तो इसको हम संख्या कहते हैं। इससे हमको पता चलता है कि उसमें कलम कितना है। ठीक है, अब संख्या को आप अंक भी कह सकते हो, और अंक दो प्रकार का होता है, पहला सार्थक अंक और दूसरा असार्थक अंक। सार्थक अंक किसको कहते हैं? आप हर एक चीज का परिभाषा लिख लोगे नीचे नोट कर करके, मैं बोलता जा रहा हूँ। सार्थक अंक कहते हैं किसको? जीरो को छोड़कर जितनी भी चीजें बचती है। ठीक है, कौन कौन सा बचा? 1 से लेकर के 9 तक। तो 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को सार्थक अंक कहते हैं, और जीरो को असार्थक अंक कहते हैं। ठीक, आप कह सकते हो जीरो को हम लोग असार्थक अंक कहते हैं और 1 से लेकर 9 को हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है संख्या समझ आया होगा। अब आप बचपन से ही पढ़ रहे होगे। दूसरा चीज जो आपको सबसे ज़्यादा जानना है इस चैप्टर में, वो संख्या का दो प्रकार है। कौन कौन सा? तो पहला प्रकार वो है सम संख्या। ठीक है, और दूसरा प्रकार, आप सम संख्या से परिचित हो चुके होंगे कि दूसरा हम क्या बोलने वाले हैं, तो दूसरा है विषम संख्या। ठीक है, अब आपको इन दोनों का भी परिभाषा याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला सम संख्या का और दूसरा विषम संख्या का। तो आप जानते होंगे सम संख्या किसको कहते हैं, तो मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, अब निश्चित लिख लेना और याद करना इसको। सम संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अच्छा, सम संख्या का पहचान क्या है? तो आप लिख सकते हो
कि ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक पर, कहाँ पर, इकाई अंक पर, इकाई स्थान पर, ठीक है, क्या, ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उसको हम सम संख्या कहते हैं। क्या क्या हो, 0 हो, 2, 4, 6 या 8 हो, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब आप विषम संख्या पर आ जाओ, तो आप क्या परिभाषा क्या लिखोगे कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, क्या चीज मैं थोड़ा सा नोट करता हूँ, 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और इसके लिए पहचान क्या है, कैसे पहचान सकते हैं कि कोई संख्या विषम संख्या है, तो पहचान के लिए इसमें क्या होता है, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो सकता है, ठीक है। तो इन सब में से कोई संख्या है तो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। अब आप कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने देखो लिख लिया 3, 5, 4, तो ये जो नंबर है इसके इकाई प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर अब देखो क्या लिखा हुआ है, वंस प्लेस पर, यूनिट गलती से बोल दिया मैंने, वंस प्लेस पर लिखा हुआ है क्या, 4। तो ये क्या है, ये एक सम संख्या, इवन नंबर है ठीक है। इवन नंबर से याद आया, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं और उसको हम ई से डिनोट करते हैं, किस, ई से, ठीक, इवन नंबर से, इसको हम इवन नंबर बोलते हैं, इस ई से डिनोट करते हैं। विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर का, तो जैसे हमने 3, 5, 4 लिया तो ये क्या हो गया, सम संख्या। जैसे हम एक और नंबर लेते हैं 2, 4, 1, तो ये देखो पहले तो 2 है, 4 है, ये मत देखो, लास्ट डिजिट पर देखो कितना लिखा है, 1 लिखा हुआ है, वंस प्लेस पर क्या है, 1 है, तो ये कैसी संख्या है, विषम संख्या। आप सम विषम तो पहचान ही लोगे। दूसरा याद क्या रखना है कि जो इवन नंबर होता है वो 2 से पूरी डिवाइड होता है और रिमाइंडर में क्या देता है, 0 देता है, रिमाइंडर में 0 देता है। और ये जो विषम संख्या है वो रिमाइंडर कुछ भी दे सकता है, बट इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर जो होता है इसका 0 से कुछ अलग होता है, 0 नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया पहले दो संख्याओं पर, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। चलिए अब दूसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अब जो दूसरा संख्या का प्रकार है उसको हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। ये एक को बोलते हैं हम परिमेय संख्या, ठीक है। और आप परिमेय जैसे मैंने बोल दिया तो आपको अंदाजा लग गया होगा, दूसरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखो परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, क्लास 9th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर चाहो तो इस वीडियो को क्लास 9th के स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो देखो परिमेय संख्या किसको कहेंगे और अपरिमेय संख्या हम किसको कहेंगे, तो सिंपल बात है, हम डेफिनेशन बोलते हैं, आप नोट करके जरूर लिख लो। परिमेय संख्या क्या, तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर p क्या होता है, अंश होता है, और q क्या होता है, हर होता है। और याद ये रखना है कि ये जो हर है, ये जो q है, ये कभी भी 0 नहीं होता है। तो इस प्रकार परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो परिमेय संख्या कहेंगे ऐसी संख्या को जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, या जो p/q के रूप में हो। और ध्यान क्या रखना है कि ये जो q है, ये जो हर है, कभी भी वो 0 नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसी का अपोजिट अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहेंगे जिसे हम p/q के रूप में न लिख सके, p/q के रूप में न लिख सके, ठीक है। या फिर जो पहले से p/q के रूप में न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लो एक चीज पर आपको चर्चा करता हूं मैं, जैसे एक पाई, हम लोग पाई से परिचित हैं। पाई जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 12/22/7, ये एक परिमेय संख्या है।
तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर 22/7 लिखा है तो ये परिमेय होगा, लेकिन पाई लिखा है तो अपरिमेय होगा। अगर 2 पाई लिखा है फिर भी अपरिमेय होगा, 3 पाई लिखा है फिर भी अपरिमेय होगा। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 3.14, और क्लास 9 में आपको एक चैप्टर में लगभग पाई का 50 वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखोगे कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रहा, कुछ अलग अलग चीज़ें आते जाती है। इस कारण से पाई को अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन 22/7 चूँकि इसमें p/q है इसलिए इसको परिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया है। तो ये दोनों हमने पढ़ लिया। क्या क्या? एक पढ़ लिया हमने सम संख्या, दूसरा पढ़ लिया विषम संख्या, तीसरा पढ़ लिया परिमेय संख्या, और चौथा पढ़ लिया अपरिमेय संख्या। आप कोई भी नंबर जैसे 5 है तो ये भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं। अगर रूट में जैसे 4 है तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि हम √4 के बदले ऐसे 2 × 2 लिखेंगे और 1 2 निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, जैसे √9 है तो परिमेय संख्या, लेकिन अगर √5 है तो ये अपरिमेय, क्योंकि इसका हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसका आंसर निकलते रहेगा। जैसे √7 है तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं इसी में भी आपको दशमलव प्रसार बताऊंगा तो आप वहाँ भी समझ जाओगे कि परिमेय किसको कहेंगे और अपरिमेय किसको कहेंगे। ठीक है, अब याद ये रखना है कि यही परिमेय संख्या जिसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यही दोनों का जो समूह होता है उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब क्या, तो ये जो वास्तविक संख्या होता है दुनिया में, परिभाषा अब मैं बता रहा हूँ कि वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, कि दुनिया की सभी परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या? इसमें परिमेय संख्या भी आएगा और क्या, अपरिमेय संख्या भी आएगा। तो सभी परिमेय संख्याओं और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। इससे आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है। क्या? जैसे पहला आपको पूछ दिया कि क्या, मैं बोलता हूँ आप लिख लेना, कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो आंसर है हाँ, क्योंकि सब परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक बनाता है। दूसरा क्वेश्चन, कि क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है? तो इसका भी आंसर है हाँ, क्योंकि सारा अपरिमेय और परिमेय मिल करके वास्तविक बनाता है। तीसरा क्वेश्चन, कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में दो कैटेगरी आती है, एक परिमेय का और एक अपरिमेय का। तो सभी वास्तविक संख्या को हम परिमेय नहीं बोल सकते, कुछ वास्तविक संख्या परिमेय होगा और कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या है, तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो ये सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आपको जानना चाहिए पूर्णांक के बारे में। ठीक है, चौथा चीज जो आपको जानना चाहिए वो क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक किसको बोलते हैं? ठीक है, पूर्णांक किसको कहेंगे? तो पूर्णांक ऐसी संख्या को कहेंगे, अब परिभाषा बिल्कुल लिख के नोट कर लेना और याद कर लेना कि पूर्णांक किसको कहेंगे। पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जो दशमलव में ना हो और जो भिन्न में ना हो, उसे हम पूर्णांक कहेंगे। किसमें किसमें? दशमलव में नहीं होना चाहिए और पूर्णांक परिमेय में नहीं होना चाहिए। परिमेय कहने का मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए। किसमें? भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये इतना ही याद रखना, क्या, कि ऐसी संख्या जो दशमलव में ना हो और जो भिन्न में ना हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। उम्मीद है परिभाषा आप लिख सकोगे। अब ये जो पूर्णांक संख्या ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। पहला क्या? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, उम्मीद है आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है,
तो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग कैसे +1 +2 +3 +4 इस तरह से कहाँ तक इन्फिनिटी तक अनंत तक लिखेंगे उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक को i या फिर z से डिनोट किया जाता है, तो धनात्मक पूर्णांक को आप i प्लस बोल सकते हो, जबकि ऋणात्मक पूर्णांक को आप i माइनस लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ऋणात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे, तो -1 -2 -3 -4 से लेकर के इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब बात रही शून्य की, जीरो की, तो जीरो जो है ये एक उदासीन पूर्णांक है, लेकिन कैसा, उदासीन पूर्णांक। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीरो कैसी संख्या है, तो भाई ये ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या। ये कैसी संख्या है, ये एक उदासीन संख्या, ये एक उदासीन पूर्णांक। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें जाननी चाहिए। जैसे पाँचवा, हम लोग बचपन में ये सब चीज़ पढ़े, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा। पहला क्या, पहला हमको जो पढ़ना चाहिए वो प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि ऐसी संख्या नहीं, गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो परिभाषा क्या होगा कि गिनती की या फिर गणना की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, और 1 2 3 4 इस तरह से ये बढ़ता जाता है और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाता है। और छठा चीज़ जो आपको पढ़ना चाहिए वो है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तो पूर्ण संख्या मतलब ऐसी संख्या नहीं, मैं फिर से गलत बोल रहा हूँ, आप ठीक से लिखना क्या, कि शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं और इसलिए इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है, पहला क्वेश्चन कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो आंसर है हाँ। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है वो 1 2 3 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होता है, जिस कारण से इसमें सारा प्राकृत संख्या आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो आंसर है हाँ। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होता है, जबकि ये जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होता है। इसमें 1 2 3 4 तो सब आ जाएगा, लेकिन इसमें ये जो 0 है वो इसमें नहीं आ पाएगा, इसलिए सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इतने सारे संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए जो मैंने आपको दी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बचपन में जब भाग देते थे, आपको याद होगा, जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया 18 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, 80 को डिवाइड करते थे 15 से, तो 15 से डिवाइड किए 5 टाइम्स में 75 हो गया, तो बच गया 5। तो आपको पता होगा इसको हम लोग क्वोटिएंट बोलते थे, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते थे, इसको हम लोग डिविडेंड बोलते थे और इसको हम लोग डिविजर बोलते थे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटल डी लिखते थे डिविडेंड, और इसको हम लोग स्मॉल डी लिखते थे डिविजर। सिंपल अगर हिंदी में बोलूं तो इसको हम लोग भाज्य कहते थे, क्या, भाज्य। ठीक है, इधर वाले को हम लोग भाजक कहते थे और इधर वाले को हम लोग भागफल कहते थे, और नीचे जो बचता था उसको हम लोग शेषफल कहते थे। ठीक है, तो
अब ध्यान से देखना, आपको बचपन में भाग को चेक करने के लिए एक बात बताया गया होगा कि अगर मेरा ये जो हम भाग लगाए हैं, ये जो डिवाइड किए, ये सही है या नहीं। इसके लिए हमको एक फॉर्मूला दिया गया था, जो फॉर्मूला ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और लास्ट में जो शेष बचता था उसको हम लोग क्या करते थे, लाके जोड़ देते थे। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, ये फॉर्मूला हम लोगों को बचपन में दिया गया था, जिसको हम लोग आज अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी प्रमेय से यूक्लिड का प्रमेय निकलता है, जो आपको क्लास 10th में बहुत ज़रूरी है, और एक क्वेश्चन कंफर्म आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और वो आपको 3 नंबर देकर जाता है। ठीक है, तो यूक्लिड का प्रमेय क्या था? जैसे हम यहाँ देखें तो हमको पहले 2 संख्याएं दी गई थी, एक था 80 और एक था 15। इन दोनों में से एक संख्या बड़ी थी, जो बड़ी है उसको हम a मान लेते हैं, और जो छोटा है उसको हम लोग b मान लेते हैं, या फिर जो भाज्य में बीच में लिखा रहता है उसको हम लोग a मान लेते हैं, और जो उससे भाग दे रहे हैं उसको हम लोग b मान लेते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य के जगह क्या, बड़ी संख्या a, भाजक जिससे डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे, b से डिवाइड कर रहे थे। अब देखो, जैसे 15 का पहाड़ा पढ़े थे 5 बार, तो ये क्या होता है, ये दोनों गुना होता है, 15 पचे 75 गुना करके लिखा, तो इसको हम लोग भागफल को q बोलते थे, और शेषफल को लास्ट में r बोलते थे। इस तरह से यूक्लिड का प्रमेय हमारा बनकर हमारे सामने तैयार होकर आता है, क्या कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय बोलते हैं। यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं, या फिर एल्गोरिदम बोलते हैं। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम बोलते हैं, या फिर प्रमेयिका बोलते हैं, या फिर प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूक्लिड का प्रमेय आता है। अब आप जानते हो क्या, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये r का जो वैल्यू है, ये कभी भी 0 से बड़ा या बराबर आ सकता है, और हमेशा ये जो होता है ना, छोटा होता है, किससे, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे। ये जैसे हमने 15 से भाग दिया था 80 को, ठीक है, तो देखो, क्या हम लोग 15 चौका 60 पढ़ करके क्या इसका हम लोग 20 रिमाइंडर बचाते हैं क्या? नहीं, ये जो है ना, ये गलत हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 15 से डिवाइड किए 80 को, तो 5 बार पढ़े 75, और कितना शेष बचाया, 5। तो ये जो शेष बचता है हमेशा छोटा बचता है, कम बचता है, हमेशा कम होता है, किससे, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं उससे। तो जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम लोग b लिखते हैं, और शेष को हम लोग r लिखते हैं। तो r का वैल्यू हमेशा छोटा होता है, किससे, b से। ये हो सकता है जैसे ऊपर में 75 रहता तो 75 में 75 चला जाता, तो शेष क्या बचता, 0 बचता। ठीक है, अब ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने लिखा है, इस वीडियो में भी हम इतना ही थ्योरी चर्चा करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम अगला थ्योरी चर्चा करेंगे। तो आप तब तक ये पूरा वीडियो वापस से एक बार देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन है तो अब बताओ। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना सिखाएंगे, जिससे हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, और अगली वीडियो में हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि भी बताएंगे, जिससे हम HCF और LCM लिखना सीखेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना सीख लेंगे और LCM लिखना सीख लेंगे। ये हमने क्लास 10th के लिए स्पेशल स्टार्ट किया है। आपको अभी तक बीच में वीडियो नहीं आ रही थी, आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। आप चैनल से जुड़ जाओ, और चैनल के वीडियो को शेयर कर दो, चैनल के लिंक को शेयर कर दो, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कराओ। और जितना आप शेयर करोगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, और आपको उतनी ज़्यादा वीडियोस मिलेगी, और सबसे अच्छी वीडियोस मिलेगी। तो आप चैनल को शेयर करो और
लाइक करो वीडियो को अगर यदि पसंद आए तो।